चलिए बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटी पढ़ा था। ग्रेविटी बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। राइट, तो सरफेस पर कितनी होती है, एट हाइट एच पर कितनी होती है, डेप्थ में क्या होती है, कैसे वो चेंज होती हैं। अप्रोक्सीमेशन लेके हम अप्रोक्सीमेशन भी लेना सिखाया था। देखो, एट हाइट एच पर ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला गंदा सा है, बड़ी हाइट हो तो काम में आता है। हमने सोचा सिंपल तो कर लेते हैं थोड़ा। फॉर्मूला क्या लगा के? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करके, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके, है ना। तो अगर हाइट एच जो होती है 5% ऑफ आर ई होती है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के 5% के बराबर या उससे कम है, तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एच हाइट के लिए। फिर क्वेश्चन किए, फिर डेप्थ के लिए, डेप्थ में ऐसे अप्रोक्सीमेशन की कोई जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी कितना सिंपल आया। ठीक है, उसके बाद इसका भी क्वेश्चन कर लिया। फिर वेरिएशन पढ़ा हमने ड्यू टू शेप, शेप की वजह से वेरिएशन, और पढ़ा हमने रोटेशन की वजह से वेरिएशन। अब रोटेशन से वेरिएशन पे हमने क्या पढ़ा कि जो होता है एन, मतलब बेसिकली आप अर्थ के अलग अलग, जैसे ये इक्वेटर है, ये पोल है, आप कहीं पर भी हो तो वहां पर किस तरीके से आपका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब सरफेस आपको जितना फोर्स लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, वो कैसे वेरी करेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम एम कॉमन ले लें तो ये जो अंदर बचा इसे ही हम जी इफेक्टिव कह देते हैं। तो बेसिकली वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से जी चेंज हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा वेट बदल जाता है। अगर आप साथ में वो लेके चलोगे वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन की रीडिंग भी बदल जाएगी अलग अलग जगह पर। क्यों? रोटेशन की वजह से। ओके, तो हमने सीखा था कि ये डिफरेंस आता है, पोल पर ज्यादा होता है और इक्वेटोरियल पर कम होता है, इक्वेटर पर कम होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था ये, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फॉर विच ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर विल स्टार्ट्स फ्लाइंग ऑफ। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स इक्वेटर पे हैं वो उड़ने लग जाए। राइट, तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर होता है ये वाली लाइन, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल लैम्डा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमने लैम्डा को माना है, लैम्डा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा ये निकाल लेंगे। तो उड़ने का मतलब क्या है कि धरती से कांटेक्ट खत्म हो जाए, धरती कोई फोर्स उस पर ना लगाए, मतलब कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट जीरो हो जाए, मतलब ये नॉर्मल जीरो हो जाए। राइट, तो हम नॉर्मल को जीरो कर देंगे और इक्वेटर की बात की है इसलिए लैम्डा कितना हो गया? 0 डिग्री कर दिए। तो यहाँ से कर देंगे 0 cos फ्लाइंग ऑफ की बात की है, एम से एम कट जाएगा, तो फाइनली ये बन जाए, ये हो जाएगा जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर ई। और ये लैम्डा हो गया 0 डिग्री, तो ये हो गई 1। राइट, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर ई। राइट, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें रोटेशन ये मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, तो क्या हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा करके। तो कितना आ गया? आर ई अपॉन जी। इसमें आप आर ई की वैल्यू 6400 और जी की वैल्यू आप रखोगे 10 रख लेना, और सही वैल्यू चाहिए तो 9.8 रख लेना। और 2 पाई तो आप जानते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग ये आता है 1.4 आर। मतलब अर्थ जो अपना रोटेशन 24 आवर में पूरा करती है, अगर वो अपना रोटेशन केवल 1.4 आवर में पूरा कर दे, तो इक्वेटर पे जो लोग हैं वो उड़ने लग जाएंगे। तो ये लगभग कितने मिनट हो गए? 84.6 मिनट। है ना मजेदार कि अगर अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर की जगह 84.6 मिनट में कंप्लीट कर देगी, तो जो इक्वेटर पे लोग हैं वो उड़ने लग जाएंगे। और कहीं के लिए पूछे तो आप वहां का नॉर्मल लिख के वहां पे 0 कर देना और वहां का लैम्डा रख देना, तो आपको उस जगह के लोग उड़ने लग जाएंगे वैसा ओमेगा मिल जाएगा। फिर ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकाल देना। अरे समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे ही तो इक्वेटर के लोग उड़ाए आपने, आपको कहीं और के लोग उड़ाने, तो वहां का बस आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए तो आप फिर वहां पर नॉर्मल 0 कर देना, लैम्डा की वैल्यू डाल देना जी की, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ओमेगा का, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, देखो अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर में। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स,
है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फॉर्मूला Gm1m2/r²। फिर इसमें पढ़ा हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसमें हमने रिंग के कारण इंटेंसिटी पढ़ी, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण इंटेंसिटी पढ़ी। फिर हमने ग्रेविटी पढ़ी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, या फिर बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। उसमें वेरिएशन ऑफ जी देखा, हाइट पे इफेक्ट देखा, डेप्थ का इफेक्ट देखा, ये सब देखा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। वैसे ये नई चीज नहीं है, हम ऑलरेडी से वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद है कि जैसे एक सरफेस होती थी, यहाँ से किसी h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, मास m, h हाइट पे, तो हम बोलते थे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। पर ये फॉर्मूला केवल कब वैलिड है? ये फॉर्मूला केवल तब ही वैलिड है जब सरफेस के बहुत पास हूं हम। समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब सरफेस के पास की बात करें, बहुत दूर ना जाए, तब तो है ये वैलिड। लेकिन हम बहुत दूर चले गए तो आपको पता है जी की वैल्यू अलग तरीके से चेंज होती है। इसका फॉर्मूला याद है आपको, Gm(e)/r(e)²। तो किस तरीके से फिर हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है mgh, वो पास के लिए है, सरफेस के पास में जब होते हैं तो mgh-mgh यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दो अलग अलग चीजें, इनकी यूनिट भी अलग होती है। ये तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे सोचना जरा, इसमें उतना ही फर्क है जितना फोर्स एंड फील्ड में होता है, फील्ड इंटेंसिटी में होता है। समझ रहे हो? फील्ड इंटेंसिटी भी तो कई हद तक फोर्स ही है, अगर उसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो। भाई आई समझ में? जैसे फोर्स का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो भाई? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम लिखते हैं Gm1m2/r²। और ये क्या हो गया? 2 पॉइंट मास का बीच में लगने वाला फोर्स हो गया। इसका मास m है, इसका मास m0। तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाती है इसकी वजह से? यहाँ पर इस पॉइंट P पर फील्ड कितनी लिखते हो आप? Gm1/r², ये लिखते हो ना। ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स अपॉन मास। उस पॉइंट पर मास जिस पॉइंट की हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस तरीके से हमने ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी। बात समझ में आ रही है? तो जितना अंतर आपको फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में दिखाई दे रहा है, बस एक मास के मल्टीप्लीकेशन का अंतर है, बस उतना ही अंतर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा Gm1m2/r, यह आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। भी ड्राइव करेंगे, सब काम करेंगे हम। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? -Gm/r। आई बात समझ में? मतलब जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, वहां पे जो मास है उसको डिवाइड कर दिया, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब। तो याद है आपको हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की थी उस चैप्टर में? डेफिनेशन तो सेम रहेगी, याद है क्या? और किन फोर्सेस के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं? क्या हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, केवल कंजर्वेटिव फोर्सों के लिए, संरक्षी बलों के लिए ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। राइट? ठीक है, तो अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या आपको याद है कि कैसे हम वहां पे डेफिनेशन देते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की? देखो वहां पे आपको अगर याद हो तो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जनरल बोल तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर होता था माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय द
एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया था द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन किया था? या तो हम लिख दो माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जो कि जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन फोर्सेस, और कोई होता तो और कोई फोर्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल, राइट। बट एफ एक्सटर्नल जब बोल पाएंगे जब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट ये बेसिक डेफिनेशन, ज्यादा इसमें नहीं जाते अपन अपने चैप्टर वापस आते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 2 पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए। जैसे हमने सबसे पहले फोर्स निकाला था, मतलब हमने क्या निकाला था, न्यूटन ने हमें फॉर्मूला देके गए थे 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1 m2 अपॉन r², है ना। वैसे ही अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट मास, ठीक। कि अब देखो समझो है क्या ये, बेसिकली ये क्या निकालने वाले हैं हम, निकाल तो हम लेंगे उसे, फाइंड हम कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन होता है, वर्क डन निकालना जानते हैं क्योंकि हम फोर्स पता है हमें, ठीक है। वर्क डन तो हम निकाल देंगे, लेकिन बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं वो समझो। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, बोलते हैं इसको हिंदी में ना, मतलब जितनी इकट्ठी हो गई एनर्जी सिस्टम में। तो बेसिकली हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब उस सिस्टम को बनाने में हमें कितनी एनर्जी लगी। किस सिस्टम को बनाने में? जिस सिस्टम की बात की गई है। अब क्वेश्चन में किस सिस्टम की बात की गई है कि 2 मास हैं m1 m2, इस तरीके से m1 m2, और उन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है हमने? r डिस्टेंस पे रखा है। तो इस सिस्टम बनाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वही क्या हो जाएगी? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब। अब देखो जैसे ये सिस्टम बना कैसे होगा, सोचो। पहले खाली स्क्रीन होगी, कुछ नहीं होगा, राइट। और फिर कहीं से हम m1 को लेके आए होंगे, m1 छोटा सा पॉइंट मास हमने लेके आए, यहाँ पे ये रख दिया m1, राइट। इस m1 को लाने में तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, खाली स्क्रीन है, स्पेस है पूरा। समझ में आ रही बात? कोई है ही नहीं जो अपोजिट फोर्स लगाएगा या सपोर्ट करेगा। बस हम लेके आए, बड़े आराम से धीरे धीरे लाए और रख दिया, तो हमें कोई वर्क इसमें करना नहीं पड़ा, भाई खाली था एकदम। सोचो ना, स्पेस में कुछ भी नहीं है, मान लो कोई तारा नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बना रहे हो स्पेस को। आप कहीं से पृथ्वी एक छोटा सा टुकड़ा लाए और उसे सेट किया, आपको कोई काम करना पड़ा, कोई वर्क डन करना पड़ा? नहीं। लेकिन जब आप m2 लाओगे, m2 को कहीं अनंत पे पड़े हुए, अनंत से लेके आओगे, तो जब m2 को आप ला रहे होगे, जब m2 को ला रहे होंगे, आप कहाँ पे रखना है? आप m2 को लाके r डिस्टेंस पे रखना है यहाँ से, क्योंकि यही तो सिस्टम बनाना है। तो जब m2 को हम ला रहे होंगे तो ये m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, m1 इस पे फोर्स लगा रहा होगा कि भाई आजा, ऐसा, राइट। भाई अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा m2 पर जो इसको खींचेगा। तो आपको क्या है ना, यहाँ संभलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे m2 पर अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तभी तो ये आराम आराम से ला पाएंगे ऐसे, नहीं तो ये अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब हमने, फिर तो अपने आप ही आ जाएगा और अपने आप आके m1 में भिड़ जाएगा, राइट। हम लेके आ रहे हैं तो हम कितना फोर्स लगाएंगे इस पे? उतना ही लगाएंगे जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, उसके अपोजिट फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएंगे, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हम वर्क डन कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्क डन है वही सिस्टम में जाके स्टोर हो जा रहा है और वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इसको बोलते हैं हम इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। भाई m1 और m2 के बीच में इंटरेक्शन की वजह से ही तो ये हुआ है। भाई जब अकेला m1 आया था तब तो कोई था ही नहीं, तो m1 को लाने में हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा। मतलब m1 की अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम में अकेला m1 है, तो आप क्या बोलोगे? 0, राइट। वो तो जब दूसरा मास आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, कितने भी आ सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। तो अब कैसे निकालें? तो देखो क्या है कि बड़ा ही आसान है, एक बार समझ में आ जाए कि हाँ भाई कर क्या रहे हैं, तो बड़ा ही आसान है। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये निकालना है, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेसिकली अब देखो,
मैं पहले M1 को लेके आया, तो M1 को लाने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ, तो उसको भी बात ही नहीं करते। M2 को लेके आ रहे हैं हम, है ना, M2 की बात है पूरी। तो यहाँ से M2 को ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है और यहाँ से ला रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों इन्फिनिटी पे थे, देखो दिख रहा है ना कि स्टार्टिंग में दोनों इन्फिनिटी पे, फिर हमने सिस्टम बनाया और इन्फिनिटी पे इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में आपस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो लेनी है हमको। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ग्रेविटेशन डॉट डी आर। बात समझ में, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स डॉट डी आर। डी आर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और एफ आर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक, अब जरा बताओ इनिशियल का मतलब क्या है। इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब है जब ये दोनों मासेस इंफिनिटी पे थे, और फाइनल का मतलब क्या है, जब ये आर डिस्टेंस पे है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, जब ये आर डिस्टेंस पे है तो यू आर, और इनिशियली तो, इनिशियली कहाँ थे भैया, इनिशियली दोनों इन्फिनिटी पे थे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में लिख दिया यू इन्फिनिटी बराबर माइनस ऑफ एफ ग्रेविटेशन डॉट डी आर वेक्टर। अब यहां से बताओ यू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा भाई, जब दोनों इन्फिनिटी पे हैं कोई सिस्टम ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। और ऐसा बोल भी रखा, अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी जीरो व्हेन बोथ मासेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो बेसिकली हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। ऐसा आपने एक और बार किया है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जब आप बोर मॉडल पढ़ते हो ना, तो आप फर्स्ट स्टेट की एनर्जी लिखते हो, सेकंड की लिखते हो, इसकी लिखते हो, इसकी लास्ट स्टेट की एनर्जी आप जीरो लिखते हो कि भाई जब इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ करते हो ना, तो मतलब ये बाहर निकल गया, ऐसा कुछ। तो वही है, सब कुछ वैसा ही है। तो अभी आप भी मान के लो कि इनफाइनाइट पे अज्यूम करते हैं हम ऐसा, और वही फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे उसमें ये मान के करेंगे कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब चलो आगे चलें। ओके, तो यहाँ पे अब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है अपन को, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जानते हैं। तो देखो फाइनली हमें कहाँ पहुंचना है, फाइनली हमें इस स्थिति में पहुंचना है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली M2 ऐसे इन्फिनिटी पे पड़ा होगा और M2 को हम घसीट के लेके आ रहे हैं। तो मान लो कि ये मान लो कि कहीं पे r डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे पहुंच गया है। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से लाए लाए लाए, अभी x डिस्टेंस कहां से, इसकी ये वाली डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस x है, ठीक है। ये यहाँ से x डिस्टेंस पे पहुंच चुका है, और इस पर लगने वाले फोर्सेस कैसे होंगे, इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर हमें लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। और अभी डिस्टेंस कितनी है इसकी, x है। तो मान लो यहाँ पे हमने dx डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जितना वर्क होगा उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, राइट, इनिशियल से फाइनल तक। समझ में आया। अब भी देखो आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे हो। डायरेक्टली हम इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेरिएबल फोर्स। वो किस पे डिपेंड करता है, m1 m2 के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो जब इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं m2 मास को, तो उनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, मतलब फोर्स वेरी कर रहा है। तो फोर्स अगर वेरी कर रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। सही बात है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, dx भी इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे 0 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ना भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट में कॉस लिखना पड़ता है हमें। तो यहाँ मैं लिखूंगा यू आर बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि जिस मोमेंट के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट माना है हमने, तो इस मोमेंट पर दोनों के बीच में डिस्टेंस m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है,
x डिस्टेंस है, तो इनके बीच में डिस्टेंस x है, तो फोर्स हो गया इतना डॉट, अभी डॉट के लिए cos लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम cos 0 डिग्री, राइट, क्योंकि ग्रेविटेशन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अब ये लिखना है हमें dr, dr का मतलब बेसिकली चेंज इन, dr का मतलब क्या है बेसिकली चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ, मतलब सोचो कि पहले x लेंथ थी, है ना, अब ये कम हो गया, इधर dx इधर खिसक गया, राइट, तो अभी लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस dx हो जाएगी ना लेंथ, तो dr का मतलब क्या है, चेंज इन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल है x माइनस dx, ये तो हो गई फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी x, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ dx आ गया बेसिकली, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, माइनस dx है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, अरे बात समझ में आ रही है आपको, मतलब कुल मिला के ये बन गई एक्सप्रेशन, और इसमें अपन को रखनी है लिमिट, तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली मतलब x में बनाना है ना अपन इंटीग्रेशन, तो x इनिशियल कितना था, इनिशियल x था इन्फिनिटी, और अंत में इसको कितना होना है r, बस। अब देख लो cos 0 हो गया 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, जी m1 m2 बन गया कांस्टेंट, तो ये बन गया, ये आ गया u r बराबर जी m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू r, आप इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, राइट, ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल लो इसका, ये हो जाएगा जी m1 m2, और अंदर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस तो मैं ऑलरेडी बाहर ले आ चुका हूँ उसका, इंफिनिटी से r तक। अब आपको डालनी है लिमिट, तो हम लिमिट रख लेते हैं यहाँ, लाइन खींच दें, देखो डेरिवेशन कर रहे हैं बट आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, राइट, तो यहाँ से आ जाएगा यू आर बराबर माइनस जी m1 m2, बताओ यहाँ पे आर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, वो होता है जी m1 m2 अपॉन r, माइनस आएगा, ध्यान रखना, ये आ गया आपका आंसर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, भाई एनर्जी है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जूल यूनिट हो जाएगी इसकी, और ये क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है, राइट, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल है, ओके। तो ये हमने निकाल ली दो पॉइंट मास के बीच में इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इंटरेक्शन की वजह से आ रही है ये, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, समझे, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो ज्यादा मैं डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि 12th में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दो तरीके से डिफाइन होती है, मतलब दो होती है, दोनों का समेशन मिलके टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनती है। एक तो होती है इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली अभी, अब यहाँ पे दो दो मासेस हो सकते हैं, तीन मासेस हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सभी के इंटरेक्शन की वजह से भी मैं करवाऊंगा सवाल, और दूसरी होती है सेल्फ एनर्जी, सेल्फ मतलब इस खुद पॉइंट मास को बनने में कितना एनर्जी लगी, अभी पॉइंट मास को बनने में तो कोई एनर्जी लगी क्योंकि तो पॉइंट है, लेकिन ऐसे पॉइंट 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 इकट्ठा कर करके हमने मान लो एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, वो है तो एक ऑब्जेक्ट ही ना, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं सेल्फ एनर्जी की, उस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, को खुद को बनाने में कितना एनर्जी लगी। अब फिर दो स्फीयर बगल बगल में रख दिए, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहला तो इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेल्फ एनर्जी। इंटरेक्शन की तो आप ऐसे लिख दोगे, ये मास m1 है m2 दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो आप इंटरेक्शन की तो क्या लिख दोगे, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, राइट, और आपको प्लस साथ में जोड़नी पड़ेगी इनकी सेल्फ, भाई r रेडियस का आपने स्फीयर बनाया है तो उसको बनाने में भी तो कुछ मेहनत लगी होगी वैसा, लेकिन अभी तो हमने किसकी बात की, पॉइंट मास की, तो पॉइंट मास तो पॉइंट होता है, उसको बनाने में तो जीरो मेहनत है, तो इसलिए उसमें केवल इंटरेक्शन की पोटेंशियल, राइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मास इज माइनस जी m1 m2 अपॉन r,
याद कर लोगे? करना ही पड़ेगा यार। तो आसान है वैसे तो, जैसे फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, वो कितना होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर, लेकिन ध्यान रखना माइनस का, माइनस का ध्यान रखना है। ये माइनस बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो वो अट्रैक्शन की वजह से माइनस आ रहा है। ठीक, याद रख लोगे? तो ये क्या हो गई, इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास, टू पॉइंट मास। अब देखो मैं इसकी मदद से आपको बहुत सारी चीजें निकलवा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर बताओ दो से ज्यादा मास रखे हों, अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा पॉइंट मास प्रेजेंट हो, तो उस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो इफ देयर इज a system of point masses where more than two masses are present, then we find potential energy for all the possible pair। नहीं नहीं, m1 m2 m3 नहीं करते जाएंगे, जितने भी पेयर बन सकते हैं उन सभी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर देंगे। सभी की पोटेंशियल एनर्जी निकल, जितने भी पेयर बन सकते हैं, जैसे अभी मैं पेयर बनाने, आप बताओ चलो, तीन मासेज हैं तो दो दो के कितने पेयर आप बना सकते हो? या तीन मासेज हैं m1 m2 m3, तो दो दो के कितने पेयर आप बना सकते हो? तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। तो देखो पेयर बनाने का तरीका क्या है जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कि किसी एक को पकड़ो, उससे जितने पेयर पॉसिबल है वो बना लो। तो इससे ये पेयर पॉसिबल है और इससे ये पेयर पॉसिबल है, राइट। अब उससे बन गए सारे, उसको छोड़ दो, अगले को पकड़ो, उससे सारे पेयर बना लो। तो इसमें तीन ही बन पा रहे हैं। करते हैं, अभी करते हैं किस तरीके से। अब कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा। कि सपोज देयर इज थ्री मासेस आर देयर, एक दो तीन, ठीक है। मास m1 m2 m3 मान लेते हैं, m1 m2 m3, और डिस्टेंसेस मान लेते हैं हम इनकी। ये है 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ लिख देते हैं r1 2। ये है 2 से 3 के बीच में डिस्टेंस, लिख देते हैं r2 3। और ये है 1 से 3 के बीच में डिस्टेंस, लिख देते हैं r1 3। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो इसमें इंटरेक्शन भी होगी प्लस सेल्फ भी होगी, लेकिन ये सारे पॉइंट मासेस हैं तो सेल्फ तो हो गई इनकी जीरो। अब बस इस सिस्टम की इंटरेक्शन की बतानी है। तो अब जितने पेयर पॉसिबल है वो बना लो। तो क्या करो, पहले एक मास पकड़ो कोई सा भी, उससे जितने पेयर बन सकते बना लो। तो m1 m2 का एक पेयर बन गया और m1 m3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। तो इसकी लिख लो, फिर इसको भूल जाओ, इसका तो हो गया ना काम। फिर दूसरे को पकड़ो, अब उससे जितने पेयर बन सकते बना लो, अब एक ही बन गया। तो दो और एक तीन पेयर बन गए टोटल। तो मैं लिख देता हूँ, देखो एक ही लाइन में लिख देते हैं अपन, तुरंत समझ में आ जाएगी। तो यू सिस्टम लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको पकड़ा तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। तो पहले पेयर के लिए क्या लिखोगे आप, माइनस, चलो पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो एक पेयर बन गया U12 और U13, बन गए ना, इससे एक पेयर ये एक पेयर ये। और एक और पेयर कौन सा बन गया, U23। तो U12 कितना हो गया बताओ, माइनस जी, माइनस लगाना नहीं भूलना है, m1 m2 अपॉन r12, स्क्वायर मत कर देना इसमें। 1 3 के बीच में कितना हो गया, माइनस जी m1 m3 r13, और 2 3 के बीच में कितना गया, g23 डिवाइड बाय r23। सीख गए? कोई दिक्कत इसमें? तो कितने पेयर बने बताओ, अगर तीन मासेस थे तो पेयर कितने बने, तीन। अच्छा, अगर चार मासेस होंगे तो कितने पेयर बनेंगे? मान लो देयर आर 4 मासेस आर देयर, तो कितने पेयर बनेंगे? चार पेयर बनेंगे क्या? हद है, कोई राइम राइम थोड़ा चल रहा है, कविता थोड़ा ना चल रही है कि तीन में बनते हैं तीन तो चार में बनेंगे चार। करके दिखाओ, सभी का मास m है, देखते कौन फाइनल आंसर इसका बता पाता है। सभी पॉइंट मासेस हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन सभी में सेम है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
अब पॉइंट वहां से तो केवल इंटरेक्शन की ही फाइंड होगी। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। करिए, कितने पेयर मिले? चलो आप भी क्या याद रखोगे, पेयर निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपका भी वो चैप्टर हो गया क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ पेयर निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 nc2। हाँ तो nc2 सॉल्व कर सकते हो भाई। पेयर क्या बनाने हैं, मतलब मान लो n मासेज हैं, तो n में से दो दो उठा के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, nc2। यस, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। जैसे कि इसमें 3 रखोगे, 3 तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया तो आंसर आ गया ना 3। वैसे भी इसमें 4 रखो, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 6। 6 पेयर आपके बन सकते हैं इसमें, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे कभी भी। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल पीएनसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 4 है, 4 में से दो दो के पेयर उठाने, तो 4c2 सॉल्व करोगे, 4c2 6 आएगा। कर दो अब, ये तो सीख गए आप कि कितने पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे, तो टोटल 6 पेयर बनाने हैं, तो बना दो और जल्दी से यू सिस्टम लिख दो। अब देखो 6 तो बनेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूं तो आसानी से हो जाएगा। किसी भी एक मास को पकड़ो और जितने बन सकते हैं बना दो, एक इससे बन गया, एक इससे बन गया, एक इससे बन गया, राइट, निपट गए। अब जिसको हमने ले लिया उसको छोड़ दो, अब कोई दूसरा पकड़ लो। इसको पकड़ा तो इससे एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया, अभी भी बच रहा है, तो इसको निपटा दो, दूसरा पकड़ लो। इसको पकड़ा तो ये बन गया, तो इसको छोड़ दो, अकेला बच गया। ये 3 तो कट्टस हो गए ना, अकेला बच गया, बस अकेला छोड़। समझे मैंने क्या किया? देखो तो समझाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाम रख लो आप भले से 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपने 1 को पकड़ा, तो 1 से कितने पेयर बन सकते हो बना दो। तो कौन कौन से बने, u12 प्लस u14 प्लस u13, हो गया काम। प्लस अब देखो इसको काट दो, इससे ले लेना सारे 1 से जितने बन सकते थे, बस कोई जरूरत ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। अब 2 को पकड़ो, तो 2 से कौन कौन से बन रहे हैं, 2 से एक 3 बन रहा है और 2 से 4 बन रहा है। 2 से 1 मत बना देना, क्योंकि 2 से 1 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 2 से 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, तो आप लिखो u2 से 3 प्लस u2 से 4, और नहीं बन रहा कोई 2 से, तो इसका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी काट दो, ये 1 और 2 कट गए। अब तीसरे का नंबर है, तीसरा लेते हैं, तो तीसरे में तो 2 तो कट गए, एक ही बचा 3 और 4, क्या लिखेंगे u3 4, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब अकेला 4 बचा है, तो किसी से ले ही नहीं सकते, कोई बचा ही नहीं। इस तरीके से देखो आगे टोटल 6 ऑटोमेटिक, 1 2 3 4 5 6। अब बस आपको क्या लिखना है, बस इनको जोड़ जोड़ के लिखना है। 1 और 2 का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी। तो मैं देखूं तो इनका सेम आएगा ना, देखो मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो 1 2 प्लस 1 4, अब 1 3 का अलग हो जाएगा, तो 1 2 प्लस 1 4 प्लस 2 3 एंड 3 4 का सेम आएगा। तो आप वैल्यू डाल लोगे क्या सारी, कि मैं डाल दूं? देखो मैं डाल रहा हूँ, तो मैं रिस्पेक्टिवली लिखता जा रहा हूँ, 1 2 का, फिर 1 4 का, फिर 1 3 का, फिर 2 3 का, फिर 2, ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ, तो आप चेक करते जाना एक बार। हो गया 1 2 3 4 5, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको दे देता हूँ, है ना। तो क्या है, एक क्यूब है और बढ़िया क्यूब है, बढ़िया क्यूब मतलब
तो एक क्यूब है, उस क्यूब के सभी वर्टेक्स पर मास m के पॉइंट मास रखे हैं, ठीक है। तो उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। ऐसे एक क्यूब है, मान लो ये रहा क्यूब, इसके सभी वर्टेक्स पर एक एक मास m रखा हुआ है। मतलब टोटल कितने मासेस हैं? 8 मासेस हैं। और इसकी साइड ए है, ये क्यूब है। तो आपको यू सिस्टम फाइंड करनी है, ये घर पे करना है, ठीक है। कर लोगे? अच्छा, टोटल टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी? टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी? 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 28 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। करना दिमाग लगा के, कौन कौन सी सेम बनेंगी, फिर कैसे कैसे क्या, राइट। करना मजा आएगा आपको। चलिए, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात। फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो सिस्टम भी सीख लिया। अब आ जाते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। अरे क्या कर लिया हमने? ये हमने कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब हम आ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। ये क्या भला है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम जनरली वीपी से डिनोट कर देते हैं, वी से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वीपी से डिनोट कर देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है पोटेंशियल। इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी, है ना। एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, इसकी यूनिट जूल नहीं होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। तो डेफिनेशन लिख दें इसकी। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास डिफाइंड है। वर्क डन पर यूनिट मास। अब वर्क डन तो क्या थी? एनर्जी थी ना। वही वर्क डन से ही तो हमने एनर्जी डिफाइन की थी, एनर्जी का पता लगाया था, वर्क डन निकाल दी। तो ओके, अरे बात समझ में आई। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय आप मास कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका बीपी, राइट। इसमें कुछ चेंज थोड़े कर देते हैं कि जो वर्क डन हम लेंगे यहाँ पे, वो ले लेते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास टू ब्रिंग इट स्लोली। स्लोली स्लोली लाना पड़ेगा इसको, पता है ना। डेल्टा के जीरो होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए तब। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी क्या है? हमारा रेफरेंस है। अब ठीक है। So in any gravitational field, gravitational potential at any point is defined as work done by external force per unit mass to bring it slowly from infinity to that point. ठीक है भाई। तो बेसिकली हमें तो फॉर्मूले से मतलब है भैया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, पता लगा चुके, डराइव कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से कि मान लो आपको याद आ रही है कुछ यहाँ पे पर यूनिट मास सुन के, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स में मास का डिवाइड कर देते थे तो फील्ड की इंटेंसिटी आ जाती। वैसे ही यहाँ पे है कि मान लो यहाँ पे मास m है, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है। इस पॉइंट p की आपको, इस पॉइंट p पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट p पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल, राइट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या रख दो? 1 किलो का मास रख दो। क्या रख दो? 1 किलो का मास रख दो। फिर आप यहाँ पे, अच्छा तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे कि पोटेंशियल एट p, Vp is equal to U divided by m naught, right? ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? इस m की वजह से और इस 1 kg के बीच में इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -g m इंटू 1 अपॉन r। समझ में आ गया? तो 1 kg अज्यूम किया, 1 kg पर जो इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये क्या बन गई आपकी? 1 का तो कोई मतलब नहीं ना, ये आ गया आपका
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, इसकी जगह क्या कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने मास रखा m0, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे इंटरेक्शन की, तो क्या लिखोगे, G माइनस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास है ना, तो m0 से डिवाइड कर दोगे इस तरीके से। तो आंसर कितना आ गया, माइनस जी एम अपॉन आर। तो समझे इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, ये भी सोर्स की प्रॉपर्टी है। ये क्या हो गया, सोर्स, और ये हो गया टेस्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे भी सोर्स पे डिपेंड करेगा ये, अगर सोर्स का मास चेंज हो जाता है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रखे हुए मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने 1 kg रखा तब भी यही आंसर आया, m0 रखा तब भी यही आंसर आया। m0 का मतलब कोई भी रैंडम मास। समझ गए फॉर्मूला कि पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा Gm/r। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रख लो, और एक जनरल फॉर्मूला आप ये याद रख लो कि बेसिकली ये जो Bp है वो क्या है, डेल्टा U अपॉन मास। यही तो है यार। और क्या याद रख लो, इसमें 2-3 चीजें हैं, आप याद रख लो तो आपसे कभी सवाल इसके गलत नहीं होंगे। एक तो ये, एक ये, और एक आध बेसिक फॉर्मूले क्या थे कि हमने डेराइव कैसे किया था कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, राइट, या फिर होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा के आपको 0 रखना पड़ेगा, तभी तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 रहेगा, राइट। अरे आई बात समझ में। तो आप यहाँ पे बीपी क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट पी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास एम नॉट बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय मास एम नॉट। एक ही बात है, तो यही तो है। डेल्टा यू को आप ये लिख सकते हो, तो बीपी को आप डिवाइड बाय एम नॉट कर दिया यहाँ पे, राइट। यही तो लिखा है डेफिनेशन में भी हमने। समझ गए क्या। अच्छा, तो एक मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला डराइव कर देता हूँ आपको कि देखो वीपी बराबर कितना हो गया, ये लिखो माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन एम नॉट, राइट। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, तो माइनस लगा दो, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या लिखते हैं, एफ ग्रेविटी, एफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन डॉट डी आर वेक्टर। यही किया ना अपने यार। अब कोई मुझे बता दो कि क्या मैं फोर्स ग्रेविटेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एम नॉट इंटू ई जी। अरे ई जी बराबर एम नॉट अपॉन एम होता है ना, याद करो। इस मास m की वजह से अगर p पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखनी होती तो मैं क्या ऐसे नहीं लिखता, फोर्स अपॉन एम नॉट लिखता। तो एफ जी को रिप्लेस कर दिया, एम नॉट से एम नॉट कट गया, तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया, p बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, ये पीवीपी का मतलब डेल्टा पी है। अब हमने ये पोटेंशियल एट पी ही है, लेकिन रेफरेंस को साथ में लेके, मतलब इनिशियल यहाँ पे रेफरेंस को लिया गया है, राइट। तो वो तो हमेशा 0 होता है, इसलिए मैं केवल वीपी का यूज कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो लिमिट लगी है वो बेसिकली इंफिनिटी से आर की लगी है, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे इंफिनिटी है, इसलिए मैंने वीपी लिखा। अरे बात समझ में आई। तो ये भी आप यूज में ले सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। देखो फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाए हमने, बस कोई भी एक चीज समझ में, देखो ये सब मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। डेल्टा यू होता है वीपी, हम ये लिखते हैं वीपी, यहाँ से मैंने ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो ये बन गया। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, बोलो। एक बार और पढ़ना है ना, सब फॉर्मूले से फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, लेकिन जो काम काम की बातें हैं वो डब्बों में बंद कर दी हैं। एक ये याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, ये तो बेसिक है, ये पता ही है आपको, ये याद होना चाहिए बस। अब जैसे जरूरत पड़े वैसे लगाएंगे हम। तो एक सवाल करते हैं, एक चीज और, ये पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट ये हो जाती है वोल्ट, या फिर फॉर्मूले से देखो ये क्या है, जूल अपॉन मास है ना, मतलब एनर्जी अपॉन मास, तो हम लिख सकते हैं जूल पर
kg। ठीक है, चलो ये वाला सवाल करो। ड्यू टू अननोन सोर्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, उस पर कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द पॉइंट इज -20 जूल पर केजी। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 kg point mass kept at that point। तो यहाँ पे कोई एक अननोन सोर्स है, हमें नहीं पता ये पॉइंट मास है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसका मास कितना है ये तक हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है दैट इज -20 जूल पर केजी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमको। हमको दिया है कि यहाँ पर अगर मैं 5 किलो का कोई मास रख दूं, यहाँ पर मान लो मैंने 5 किलो का मास रख दिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये जो प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, इस बात पर फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट पी पर आपने कितना मास रखा है। क्या ये बात समझ में आई? ये बात तो पता है ना आपको, भैया जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसमें मास से डिवाइड कर देते हैं ना, तो मतलब सोर्स में जितना मास, तो सोर्स तो चेंज नहीं किया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसने कि सोर्स चेंज किया, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी और पोटेंशियल भी यही रहेगा। तो बस अब हमें आंसर क्या करना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, तो फोर्स कितना हो जाता है, मास इंटू ईजी, राइट, मास कितना है 5 kg इंटू 10, तो फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन। और क्या पूछिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर कितना लिख सकता हूँ, एम नॉट इंटू वीपी, एम नॉट कितना है 5 और वीपी कितना है -20, तो कितना आ गया -100 जूल। सिंपल है ना, बोलो। चलिए अब पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट सोर्सेज पॉइंट मास के लिए, और फिर बहुत सारे पॉइंट मासेस के लिए, फिर हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, वैसे ही पोटेंशियल भी देखना है अपन को। तो पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, याद है हमें, मान लो ये मास m है, यहाँ से डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट p है, तो पोटेंशियल एट p का फॉर्मूला है -gm/r, राइट। ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अभी किया था ना पॉइंट मास के सिस्टम, तो बहुत सारे पॉइंट मासेस थे, दो, अच्छा वो तो एनर्जी निकाली थी, ठीक है चलो, वैसे वो भी ऐसा ही है कि मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा अगर पॉइंट मासेस हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट मासेस की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल लिखेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। और दूसरी बात, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उनको जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई वेक्टर वेक्टर नहीं लगाना, बस सीधे जोड़ देना है। तो ध्यान रखना ये स्केलर है, तो यहाँ पे वी नेट बराबर कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, स्केलर है ये, ध्यान रखना। सिंपल। तो चलो मुद्दे पे आ जाते हैं, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में जब हमने फील्ड इंटेंसिटी रखी थी, वहां भी अलग अलग था ना, अंदर अलग, सरफेस पर अलग, बाहर अलग, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं हम, ये हॉलो स्फीयर है और इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसमें वही तीन जगह, एक तो इनसाइड, तो व्हेन x इज लेस देन r, x इज इक्वल टू r, और x इज ग्रेटर देन r, x इज लेस देन r में पोटेंशियल हो जाएगा माइनस gm/R, ठीक है। सरफेस के लिए भी -gm/R, ये ध्यान रखना कि जो सरफेस पर होता है फिर वही अंदर भी जाता है, उतना ही अंदर भी होता है, बिकॉज अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो होती है, जब इंटेंसिटी जीरो है तो अंदर कुछ वर्क डन होएगा ही नहीं, तो जितना वर्क डन सरफेस तक हुआ उतना ही वर्क डन अंदर भी रहेगा, ठीक है।
और अगर पॉइंट बाहर हो तो ये आता है माइनस gm/x, जो पॉइंट पास का रहता है। तो x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हो गया हॉलो स्फीयर का ग्राफ बना देते हैं अपन पोटेंशियल का x के साथ। ये भी नेगेटिव में इसलिए नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल का x के साथ ग्राफ। तो देख रहे हो आप, जब तक सरफेस पर आते हैं तब तक तो कांस्टेंट रहता है, मतलब x बराबर r तक तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ से कांस्टेंट लाइन में खींच देता हूँ, और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली कम होता जाएगा और अनंत पे जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, राइट? इस तरह का ग्राफ रहेगा। और फाइनल, ये तो सिंपल थे इसके फॉर्मूले। अब ये फोर्थ जो सॉलिड स्फीयर है, इसके फॉर्मूले थोड़े देखने लायक हैं और याद करने लायक है ना। सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, ये इससे सॉलिड है। इसमें भी वही तीन कैटेगरी हैं, when x is less than r, x is equal to r, x greater than r। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले ध्यान से देख लो, यहाँ बढ़िया फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एट p, और p कहाँ है? वो इनसाइड है। ये तो समझ में आ रहा है ना यार, इसका मतलब इनसाइड। तो यहाँ फॉर्मूला आता है माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2r³ मल्टीप्लाई में 3 कैपिटल R का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। है ना मजेदार फॉर्मूला? बस यही थोड़ा डरावना है, बाकी तो फिर सिंपल है। ये जो आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, है ना। ओके, सरफेस के लिए तो क्या है? x की वैल्यू r डाल दो, तो x की वैल्यू r डाल दोगे तो सरफेस पर कितना बन जाएगा? अगर पॉइंट आ गया सरफेस पर, तो सरफेस पर तो वही आ जाएगा माइनस gm/r, सेम हॉलो जैसा, और ये भी हो जाएगा सेम हॉलो जैसा, माइनस gm/x। ठीक, तो x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं इसका। तो देखो ग्राफ बड़ा तगड़ा है इसमें। तो जब हम सेंटर पे होंगे इस हॉलो स्फीयर के, सॉरी इस सॉलिड स्फीयर के जब सेंटर पे होंगे, तो x की वैल्यू कितनी डालेंगे? 0। तो ये हो जाएगा 0, r से r स्क्वायर से r कट जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं, ये आ जाएगा -3/2 gm/r। ये याद रखना, ये है हॉलो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल तो दोनों स्फीयर के अंदर जीरो नहीं होता है, हॉलो के अंदर ये वाला होता है और सॉलिड के अंदर चेंज होता रहता है। फिर x बराबर r पर ये हो जाता है -gm/r। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। तो ये मैं बना देता हूँ वाला पॉइंट। तो यहां से तो ऐसे चलता है, और फिर यहाँ पे ऐसा होके ऐसा हो जाता है, ये ग्राफ बनता है। यहाँ है -gm/r। ये हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल, अरे ध्यान रखना है पोटेंशियल। ठीक है भैया, पोटेंशियल का है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये किसके लिखा है, बीपी लिखा है मैंने, है ना। ये पोटेंशियल के लिए, ठीक, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम अगली क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन के। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, तो ये पोटेंशियल बड़ा काम आएगा। भैया अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
अगर हमें पोटेंशियल पता है, मतलब हमें V पता है, तो उसमें अगर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, है ना? ऐसा। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो उसमें हम ये लिखेंगे ना, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने के काम आएंगे ये पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो अच्छे से याद करो और कल क्वेश्चंस करेंगे।